मतलब आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या है। इन्होंने कैलकुलेशन कोई नहीं की है। अच्छा। जो आपका बजट है, आपका इस साल का कलेक्शन है वो 6000 है। बहुत ही ज़्यादा दुनियावी मुश्किल हालात के बावजूद इमरान खान वॉज ऑन अ कांस्टेंट कोर्स ऑफ प्रोग्रेस। आप बताइए ना कि और क्या किया जाए। बिल्कुल, यानी ये मईशत जो इस कदर आगे कुआं है पीछे खाई है, ऑप्शंस है नहीं हमारे पास। हम भी एहतजाज करेंगे और ऑलरेडी एहतजाज आपको पता है इसके ऊपर शुरू हो गया है। हर जगह लोग निकल रहे हैं बाहर। 7004 अरब रुपए का जो टारगेट है टैक्स का रहा है, अगर 6100 अरब रुपए इन्होंने इस साल हासिल किए हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो ग्रोथ है वो बमुश्किल 14% है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोल न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। गुज़श्ता रोज तजर्बाकार हुकूमत ने एक और तजर्बा करते हुए बजट पेश किया और आज इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और यही वजह है कि हमने मुश्किल वक्त में यह बजट पेश किया है और IMF हमसे खुश नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ और मुश्किल फैसले करना होंगे। और मिफ्ता इस्माइल ने इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा कि तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदे के बरखिलाफ फ्यूल पर सब्सिडी दी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, तो भाई आप आए क्यों थे। और साथ साथ उन्होंने दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि नई हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा और इन्हें IMF से कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि कल मिफ्ता इस्माइल ने एक कंफ्यूज बजट पेश किया और इन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत ने खसारे का बजट पेश किया है जबकि हमने 30 बरस में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ बढ़ाई है। शौकत तरीन ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए यह भी कहा कि महंगाई 24% तक हो चुकी है और बेरोजगारी भी अब बढ़ेगी। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बजट के बाद IMF की मजीद शराइत मानने के बाद बेरोजगारी की शरह 25 से 30% तक जाएगी और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा हो जाएगा उसमें, तो गरीब आवाम कहां पर जाएगी, कैसे एक आम आदमी का गुजारा होगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा आपके वक्त का। फॉर्मर चेयरमैन और FBR भी हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर वकार मसूद खान फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपकी जानिब आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सुन लें कि मिफ्ता इस्माइल का आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना क्या था। अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें, उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। खान साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के बरखिलाफ खुद मुआहदा करा था इन्होंने ना। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फ़ैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फ़ैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। मतलब ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7000 अरब रुपया, 7004 अरब रुपया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2000 अरब हो जाएगा, तो ये 9000 अरब हो जाएगा। आप मतलब क्या वजह है कि हम मतलब इस नहज पे आ गए। मिसमैनेजमेंट है और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। और मैंने कोई हिसाब लगाया था कि 25 रुपये पर लीटर अगर एक आदमी को लग रहा है और 25 लीटर ले रहा है तो 650 रुपये बनता है, तो मैं 600 रुपये राउंड करके कर लेते हैं। वो वहाँ 3000 पे शुरू हुए, फिर हमने 2000 पे वो किया। तो शहबाज शरीफ रियली वांट्स टू हेल्प द पुअर। बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी। जो हम 2000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो देखें, चाहे आप आटा घी चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं आप उसको देखें। सुना हमारे वजीर खजाना का क्या कहना था। डॉक्टर यास्मीन साहिबा, अगर गुज़श्ता हुकूमत के बजट की बात की जाए, कंपैरेटिवली आप इस बजट को कैसे देखती हैं और क्या समझती हैं क्या क्या मजीद किया जाना चाहिए था इस बजट में आपके मुताबिक?
देखिए जी, मेरा ख्याल है ये एक बजट जो है एक मजाक किया उन्होंने सारी कौम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बजट दिया, आपका क्या ख्याल है ये रियलिस्टिक बजट है? दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक बजट। और जिस तरह के ये क्लेम्स कर रहे हैं इस बजट के साथ, तो आपको यकीनन ये क्लेम्स जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये कहा कि जी इन्फ्लेशन जो है वो 11% पे हो। इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 20% पे है, और शौकत तरीन साहब ने जिस तरह फरमाया है कि वो और मज़ीद बढ़ेगी। आप जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी इस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने जिक्र कर दिया और बता दिया है कि मज़ीद इसके अंदर हमें बढ़ाना पड़ेगा, और लोग इस पर शोर ना मचाएँ, कोई भी बंदा शोर ना मचाए, क्योंकि हमारी ये बड़ी मजबूरियाँ हैं। पर मकसद ये है कि जब बढ़ेगा, तो आप मुझे ये बताइए, जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, इसमें आपके खुर्दो नोश की चीज़ों की भी कीमत बढ़ेगी। और ये 2000 रुपये, मतलब मुझे तो वैसे बंदे को शर्म ही आनी चाहिए 10 दफ़ा सोच के, ये जिस तरह की सब्सिडीज़ वगैरह दे रहे हों, जिस तरह का आपको पता है कि ड्यूरिंग कोविड, आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि कोविड के दौरानिया के अंदर हम लोगों ने इंश्योर किया कि जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको, दिहाड़ीदार तबके को ख़ास तौर पे, और आपको पता है घर तक जाके 12-12 हज़ार और उनको मुसलसल सपोर्ट की गई। दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल। इस वक्त तो जो उन्होंने बजट दिया है वो मेरा ख्याल है सारी कौम के साथ उन्होंने मजाक किया। और दूसरी जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, जीडीपी इतना ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर जो इन्होंने वो कह रहे थे कि जीता, वो हमारे ज़माने में तो 6% पे चली गई थी जीडीपी। आप फरमा रहे हैं आप 5% पे ले जाएंगे, आपके इनकी बात पे यकीन कर सकते हैं? इन हालात के अंदर आप तो 2.5 पे भी चले गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा ख्याल है लोगों की आंखों में आप कुछ हद तक धूल झोंक सकते हैं, मुसलसल लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। जो मोटर बाइक वाला अपना पेट्रोल डलवाएगा वो आपका ख्याल है आपके बजट को समझेगा नहीं? और नंबर्स का गौरव धंधा ही है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शबर जैदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। शबर साहब, जो अहदाफ रखे गए हैं इस बजट में वो किस हद तक रियलिस्टिक हैं आपकी नज़र में? अब FBR रेवेन्यू का जो हदफ रखा गया है वो 7400 अरब रखा गया है, तो मौजूदा सिनेरियो जो है इसमें आपको अचीवेबल लगता है ये हदफ? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बजट से निहायत मायूस हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि ये इन्होंने किया क्या है। मुझे लगता है कि इनको मईशत की समझ नहीं आई है, और पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं समईशी वो इनको समझ नहीं आ रही हैं। जो आपने बात की है टारगेट की, 7004 की फिगर की है, ये मतलब आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या है। इन्होंने कैलकुलेशन कोई नहीं की है। अच्छा। जो आपका बजट है, आपका इस साल का कलेक्शन है वो 6000 है। 6000 में अगर आप 15% इन्फ्लेशन ऐड करें तो वो 900 बन जाती है, तो बन जाता है 7000 बेसिकली। तो इन्होंने ये बेसिकली आपको ये कहा है कि हम टैक्स में कोई कोशिश नहीं करेंगे, जो है वही है और हम इसको आगे चलाएंगे। तो ये पोजीशन है। तो टारगेट की जहाँ तक 6000 का टारगेट ये अचीव किया गया है, इसमें लास्ट इस साल अचीव होगा। मैं इस पर मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी जो कंट्रडिक्शन नजर आती है इस बजट में, कि जो वजीर खजाना है और जो PMLN वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसियों ने, 4 साल की पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह कर दिया। ठीक है, मैं शायद उसकी बात मान लूं, मगर अगर पॉलिसी ने तबाह कर दिया है तो आप ये बताएं कि इमरान खान की कौन सी पॉलिसी है जिसको आपने तब्दील किया है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा हो तो आप तब्दील करेंगे ना जी। आपने किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया, और इमरान खान की तमाम चीजें जो सही थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने जाके खराबी फैलाई है वो ये है कि ट्रेडर्स को आपने एक छूट दे दी है कि बिजली के बिल पे टैक्स दे दें। तो आप ये कह रहे हो कि अनारकली का जो दुकानदार बैठा हुआ है वो देगा टैक्स 50,000 रुपए, और आप जो बैठे जो है वो 3 लाख रुपए टैक्स देंगे। ये कौन सा मजाक हुआ है? ये मेरा ये जाती व्यू है कि जो डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ मेजर्स इन्होंने किए हैं, जो मैं आपको, अगर आप, क्योंकि ये टेक्निकल बात नहीं है, जो मैं आपको लिस्ट डाउन कर सकता हूं, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ मेजर्स अगर IMF की नजरों में आ गए, और वो आ जाने चाहिए, तो ये तो बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ये समझ रहे हैं कि ये वो जो इनका तरीका PMLN का पुराना है कि दुकानदारों को खुश कर दो, आरतियों को खुश कर दो, ब्लैक मनी को वाइट कर लो, वाइट मनी का प्रोसीजर ले लो, ये वो जमाने गुजर गए। हमने 4 साल में, मैं PTI का मेंबर नहीं हूं, ना मैं इमरान खान की पार्टी का रुकन हूं, हमने 4 साल में बड़ी मेहनत करके
टैक्सेशन सिस्टम को एक धारे पे लगाया था और उसको लेके हम चल रहे थे, जिसमें कोई भी खराबी नहीं इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं की। एक मुझे खराबी बता दे कि इन्होंने कहा हो कि ये गलत था, और उसके बाद इन्होंने लाकर ये एक अजीब सी चीज हमारे सामने रख दी है और इस पे ये कहते हैं मैं ये समझता हूं, मुझे ये इस बजट को पढ़ने के बाद ये शक हो रहा है कि ये जुलाई के पहले हफ्ते में खुद चले जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि हम जब चले जाएं तो एक बजट दोबारा आएगा इसके बाद, जो कि केयर टेकर लेकर आएगी, और वो केयर टेकर लेकर आएगी, वो करेगी जो करना है। ये तो सब केयर टेकर के साथ IMF क्या बात करने के लिए तैयार हो जाएगी? यार मेरी बात सुनो ना, IMF क्यों नहीं तैयार होगी? बात ये नहीं है, मगर मुझे बात ये नहीं है केयर टेकर के साथ तैयार हो या नहीं तैयार हो, मुझे ये बताइए, मुझे आप ये समझा दें जरा कि जो अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई है जिसमें तो पुराने वजीर खारजा भी थे, नए वजीर खजाना भी थे, तो वो उसमें फैसले कौन कर रहा है? तो भाई ये प्लीज, अगर ये असेंबलियों का खेल और ये वजीर आजम और ये सब अगर आपने जो रेलिवेंट लोग हैं वही फैसले करते हैं, ये तो बेचारे सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हैं, तो ये क्या हम खेल खेल रहे हैं? मुझे सियासत से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब ये है कि हमने 40-50 साल में जो कोशिश जिंदगी भर करते रहे कि हम मईशत को दस्तावेजी बनाएं, ब्लैक मनी को खत्म करें, 2 नंबर पैसे को खत्म करें, लोगों की जायदादों को रिकॉर्ड करें, चीजों को सही करें, ईमानदारी से काम करें। अगर उसको आपने डीरेल ही करना था तो ठीक है करें, मगर ये डीरेल वो आदमी करे ना, डीरेल वो करे जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। इनके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है। अगर ये मैंडेट लेकर आते तो मैं जरूर इनकी बात मान लेता। ये तो 12-15 पार्टियों का कोलिशन है और वो आके अगर पाकिस्तान की तबाही की तरफ ले जा रहा है पाकिस्तान को, तो मुझे इसका अफसोस है। शब्बर साहब, मैं जरूर पूछूंगा कि मुख्तलिफ क्या हुकूमत ये कर सकती थी इस बजट में, लेकिन मैं चाहूंगा कि यास्मीन राशिद साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। यास्मीन राशिद साहिबा, अब जो वजीर खजाना साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जे बहुत लिए हैं, इसलिए उन कर्जों को उतारने के लिए और उन कर्जों की वजह से हमें ये मुश्किल फैसले लेना पड़ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है, मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है कि मिफ्ता इस्माइल सवाए गलत बयानी करने के और कोई काम नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताइए कि कोरोना की वबा पूरे दुनिया में जब फैली तो मेरा ख्याल है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि खान साहब की एक अच्छी पॉलिसी की वजह से, जिस अच्छे तरीके से आपको याद होगा स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं वो मैनेज हो रहे थे, हम चाह रहे थे कि मईशत जो है वो चलती रहे, और इस बात की तो सारी दुनिया गवाही कर देती है कि भाई हमारे दौरानिया में मईशत जो है उस तरह कहीं डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि बेहतर हालात हुए। और आप ये सोचें कि आपका टेक्सटाइल जो सेक्टर था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया उस दौरानिया जब दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें जो थीं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद की खातिर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। असल में इनको समझ नहीं आई हुई, ये आके और घबरा के ना, इनको ये जो गुड गवर्नेंस के इनके बारे में था ना, एक वो मिथ थी कि ये गुड गवर्नेंस और इनको बहुत गवर्नेंस की पहचान है और सब कुछ, वो तो आपके सामने अब बिल्कुल ये सबके सामने यहाँ हो गया है कि दे वर टोटली कन्फ्यूज्ड, दे डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज। हमारे वक्त में तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था कि जो खुदा न खास्ता मईशत जो है वो ठीक रास्ते नहीं चल रही थी। हमने 6% GDP जो है अपना ग्रोथ दिखाई, और सबसे बड़ी ये बात है अगर ये ना होता तो आपको पता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुलाजमतें जो हैं हमारे वक्त के अंदर आपको पता है क्रिएट हुई, और ये तो इनकी अपना इकनॉमिक सर्वे जो है वो खुद बता रहा है। ये जो एविडेंसेस सामने आते हैं उसके बेसिस पे आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो थी वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए कितनी तरक्की हुई, आपका टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कितनी तरक्की हुई। जो इनकी बेवकूफ़ाना किस्म के इन्होंने इक़दाम उठाए हैं उससे तो उनको मज़ीद टेक्सटाइल वालों को नुकसान होगा। उनको आपको पता है उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। और जैदी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, ये वो छोटी खुशियाँ देते हैं लोगों को जो इनका ख्याल है कि ये इनके साथ हमेशा से हैं। ट्रेडर्स हो गए इनको कि जी वो इतना टैक्स होगा, और जो इन्होंने जिस टैक्स का जिक्र किया, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि
बहुत ही ज़्यादा दुनियावी मुश्किल हालात के बावजूद इमरान खान वॉज ऑन अ कांस्टेंट कोर्स ऑफ प्रोग्रेस। मतलब किसी तरीके से भी आप नहीं कह सकते हालात बेहतर नहीं होते। आप मुझे बताइए हालात बेहतर ना होते तो आपको इस बात की खबर है ना कि मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जब मैं पंजाब की मिनिस्टर थी तो आपको पता है कि 3 करोड़ फैमिलीज़ को हमने 10-10 लाख की इंश्योरेंस स्कीम में ला के उनको कितनी बड़ी रिलीफ दी है। जाके उनसे पूछिए तो सही, दे विल टेल यू कि वो कितनी दिन रात दुआएं इस बात को देते हैं। आप एहसास प्रोग्राम को देखें, आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क लाया तो इमरान खान लेके आया, बिकॉज ही ब्रॉट इन ऑल। क्योंकि उनको फिक्र होती थी, परेशानी होती थी, लोगों के इलाज के लिए परेशानी होती थी, लोगों के घर में खाना होना चाहिए। तो मैं वैसे अभी फिलहाल हेल्थ कार्ड का स्टेटस क्या है? पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज। मेरा ख्याल है जी, मेरी जो इतला के मुताबिक जो लेटेस्ट फिगर्स थी उन्होंने फरमाया कि ये तो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारा कार्ड्स थे, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। मैंने कहा चले आप इसको अपना ही समझ करके कंटिन्यू करें। कि मेरी इतला के मुताबिक 14.5 लाख लोग अभी तक, हाँ 14.5 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी इससे मुस्तफीज हो चुके हैं। और इमेजिन ही आप कर सकते हैं, मैं ये बात कल मैं कोर्ट में गई भी थी, वहाँ कोर्ट का एक क्लर्क मुझे मिलने आया, मुझे सिर्फ सलाम कहते जी मैं सिर्फ आपको, दहशतगर्दी की कोर्ट में मुझे कहते हैं जी मैं सिर्फ आपको मैडम सलाम करने आया हूँ। मैंने कहा बेटा वालेकुम सलाम। कहते जी आपको पता ही नहीं है मेरे घर में कितने लोग बैठ के आपको और ख़ान साहब को दुआएं देते हैं। मेरे भाई की डायलिसिस हो रही है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोगों ने जो कार्ड दिया, ये तो लोग, इनको तो एहसास ही नहीं है, इनको लोगों का थोड़ी एहसास है। अगर इनको आम आदमी का एहसास होता तो इस तरह का बजट देते आप मुझे ये बताइए। या रिलीफ दे रहे हैं 2000 रुपये, इनको वैसे ही शर्म आनी चाहिए जो इस तरह। सो देयरफॉर मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग इन्होंने, ये तो एक बैरूनी साजिश के मुताबिक एक काम अच्छा चल रहा था, एक मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, दुनिया में तारीफ हो रही थी कि हमने हालात अच्छे कर रहे हैं, आपके सामने ये सारा कुछ। आप बताइए कैसे मुमकिन होता कि कोविड का इलाज हमने ठीक किया, कोविड की वैक्सीनेशन हमने ठीक की, हमारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं कहीं देख लें इकोनॉमिक सर्वे में, all our health indicators have improved immensely in the last 4 years. मुल्क देखे जाते हैं on social indicators। हमारे इंडिकेटर्स ने सब कुछ ये शो किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों की बढ़ी। ये अगर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो मेरा ख्याल है इनको समझ आ। बस सियासी लड़ाई में मैं तो यही कहता हूं कि जो आम आदमी है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हेल्थ कार्ड की आपने बात की, उसका कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। शबर जैदी साहब, जी शबर जैदी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ही बात कर लेते हैं। इस हुकूमत का कितना कसूर आप समझते हैं? वैसे अगर ब्रेंट की कीमत देखी जाए $122 पर बैरल चल रही है, तो जो ऑयल प्राइसेस हैं उससे गो के महंगाई अटैच होती है, लेकिन ऑयल प्राइसेस तो इंटरनेशनली ही अब इंक्रीज हो रही हैं। तो आप जिम्मेदार क्या इस हुकूमत को ठहराते हैं? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, हम लोग एक बात को नहीं समझ पा रहे। देखिए पाकिस्तान का जो इस वक्त हालात हैं उसमें आपके पास IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज को करना है और उसमें कोई रीजन नहीं है कि हम डिले करें। तो ये जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज की है इन लोगों ने, आप ये नहीं समझें कि ये इन्होंने की है। ये इंक्रीज तो इसलिए हुई है कि ये इनके पास चॉइस ही नहीं थी। इनको गलती इन्होंने ये की है कि इन्होंने उसको मजीद डिले कर दिया। और ये जो बात करते हैं कि इमरान खान ने गलत किया था, इमरान खान, मैं नहीं कहता उसको जस्टिफाई करता, मगर अगर इमरान खान ने अपने पैसे कहीं से बचाकर उसमें सब्सिडी को बचा रहा था तो वो उनसे पूछे, वो बता देंगे आपको। तो ये कहना कि बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और मुल्क तबाह कर दिया, ये बातें ठीक नहीं है। और ये सवाल सिर्फ जो मेरे जहन में सवाल है वो डिफरेंट है। मेरे जहन में सवाल ये है कि जब एक सिस्टम हमारा चल रहा है और उस सिस्टम पे हम जा रहे हैं, और ये कहना कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट IMF को कंप्लाइज नहीं कर रही थी, ये बात मेरे हिसाब से जाती तौर पर सही नहीं है। और मेरा जाती ताल्लुकात IMF के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत करीबी हैं और वो मुझे मिलती रहती हैं बाकायदगी से, हमारा प्रोफेशनल डिस्कोर्स होता रहता है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम ये कहें कि हम डेडलॉक पे जा रहे थे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से कोई डेडलॉक हो गया था, ऐसी बात नहीं है। और इमरान खान ने गवर्नमेंट जाते हुए ये किया था। मैं इन लोगों के बारे में, जो आज गवर्नमेंट है,
मैं सिर्फ इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये सीरियस नहीं लगते। मुझे ये लगता नहीं है कि इनके पास ये कोई लॉन्ग टर्म या किसी विजन के तहत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें अपना ये 2, 4, 5 महीने या जो साल जो भी है ये किस तरह गुजारना है, क्योंकि ये इनको बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहा है कि ये जो कोलिशन है ये चलने वाली नहीं है। और जो आइंदा इलेक्शन होने वाला है उसमें जो मेरी प्रोजेक्शन है कि अगर मैं इमरान खान को डिस्काउंट भी करता हूं काफी हद तक, तो ये पावर में एज एब्सोल्यूट पार्टी नहीं आने वाले। तो ये इनको अब ये सिर्फ एक टाइम गुजार रहे हैं। और मगर जो पाकिस्तान की मईशत के साथ इन्होंने कल किया है, ये मेरे लिए नया दुख का मकाम है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी जाती मेहनत की है और मैंने इसके ऊपर अपना कैरियर दांव पे लगाया है। और मैंने इस 40 साल तक पाकिस्तान में दस्तावेजी मईशत को प्रमोट करने के लिए बड़ा काम किया है। मैं ये नहीं समझता कि हम वापस उस जगह पे उस पहिए की तरफ चले जाएं जहां हम जा रहे हैं। देखिए, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये चाहिए कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट लाएं जिसके पास 5 साल हो और वो 5 साल में अभी शुरू पहले 2-3 सालों में वो मजबूत फैसले करे और वो आगे चले जाए। ये भी जितनी मर्जी बातें करते रहें, ये मजबूत फैसले करने की सलाहियत इसलिए नहीं रखते कि ड्यूरेशन ही साल से ज्यादा नहीं रह गई है। तो ये कॉन्सेप्चुअली ये जो और मौजूदा हुकूमत सर, आपने क्योंकि जिक्र किया IMF का, तो मैं जरूर आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मौजूदा हुकूमत को IMF कैसे देखती है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि साबिक शौकत तरीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, वो भी आपको दिखाएं। 30 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई, और ये नहीं कि सिर्फ GDP ग्रोथ हुई, लेकिन हमने जो है एग्रीकल्चर की 4.4% ग्रोथ है, वो 30 सालों में सबसे ज्यादा है। हमारी जो अगर आप देखें रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, ये ग्रोथ है उसमें। और ये सारा कुछ जो है हमने जब किया, और वो सारा इन्होंने अपने सर्वे में दे दिया। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं उसको दिया है 5%, हमारा 6% हुआ है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो 7.2 थी वो पूरे 30 सालों में सबसे ज़्यादा थी, और ये कह रहे हैं हम 7.1 करेंगे। और 7.1 अगर करेंगे तो कब करेंगे? जबकि इन्फ्लेशन जो है अभी 24% हो चुकी है, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये अफेक्ट करेगी। ऐसे 60 रुपए का इम्पैक्ट आया तेल की और डीजल की प्राइसेस पे, वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 24 पे चली गई है। और अभी इसमें आप और चीज़ें, वो जो 2-3 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक तो इन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस, जो खुद उन्होंने कल अंदिया दे चुके हैं, वो बढ़ाएंगे। और बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। अब हाल ये है कि जो हमारी तरसीलात जो पिछले महीने 3.1 अरब डॉलर आई थी, इस महीने सिर्फ 2.3 अरब डॉलर रह गई। उसकी वजह से डॉलर का रेट जो है संभल के नहीं दे रहा, वो आसमान पे लगने लग गया। इस साल का जो इन्होंने खसारा दिया है 4,800 अरब, हमने जो कैलकुलेशन की है ये 7,000 अरब से ऊपर चले जाएगा। ये जो है इन्होंने इस बजट से पहले मिनी बजट दे दिया था। पाकिस्तान की तारीख में मिनी बजट बाद में आते हैं, इन्होंने पहले मिनी बजट दिया, पेट्रोल डीजल सारी कीमतें बढ़ाकर। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब जो शौकत तरीन साहब भी ये बात कर रहे थे कि पेट्रोल की प्राइसेस में 30 से 35 रुपए इजाफा होगा। उमर अयूब साहब को इससे पहले मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि पेट्रोल की प्राइसेस 300-310 तक जाएंगी। तो गुज़श्ता हुकूमत में जब ये ऑपोजिशन में थे मौजूदा हुकूमत वाले, तो इन्होंने महंगाई मार्च किया था कीमतें बढ़ने पे। आप लोगों का कुछ इस तरह का इरादा है कि अब जो कीमतें बढ़ रही हैं और अगर पेट्रोल की प्राइसेस 300 या 310 तक चली जाती हैं, आम आदमी का क्या बनेगा? आप लोग इस हवाले से कुछ करने जा रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर जो डिसीजन चेयरमैन साहब लेंगे। और इस वक्त बाकी एक बहुत ही परेशान कुन किस्म की सिनेरियो जो है वो सामने आ रहा है। इन लोगों की गलतियों से और इन लोगों ने जो इस वक्त वहाम पैदा किया है,
उसकी वजह से ये सारे नुकसानात हो रहे हैं। आपके सामने तरीन साहब ने कितना कैटेगोरिकली बताया कि जीडीपी बढ़ रहा था हमारा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, हमारी रिमिटेंसेस जो थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। और लोगों को बहुत, आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कितना ज़्यादा एतमाद खान साहब के ऊपर है। और आपने ख़ुद देखा कि इस दौरानिया में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत तशरीफ़ लाई तो कितना पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एहतजाज हुआ, अभी भी एहतजाज जारी है। तो देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं नेचुरली एहतजाज भी होंगे इसके ऊपर शोर भी मचेगा। जो ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है मेरे लिए, मैं तो ये कहती हूँ हमारे लिए तो बतौर इंसान मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गरीब आदमी जितनी मार खाएगा इस बजट में, उसको वो आप मतलब ये तो कोई इमेजिन ही नहीं कर पाता। देखिए ना, एक बंदा जिसकी रोज़ी रोटी जो है उसकी मोटरसाइकिल, मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। मैं सुबह जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ अब तो गाड़ियों से बहुत ज़्यादा मोटर बाइक्स है। एक बंदा जो मोटर बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्योंकि उसने कोई काम या नौकरी के लिए या अपनी मुलाजमत के लिए, जो अगर आप उसको जो पेट्रोल की कीमत अगर आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है तो क्या होगा उसके साथ? उसके लिए तो सरवाइव करना जो है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाएगा। और ये हर तरफ इस चीज़ का असर हो रहा है। और ये ओवरऑल नेचुरली जब पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ेगी तो इट इज़ गोइंग टू, अब हम लोगों ने जो नेचुरली महंगाई पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हुई कोविड की दौरानिया के अंदर, जिसके बारे में कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। और उसी की वजह से खान साहब का ये कहना था कि हमें हर तरीके से लोगों को उनकी बीमार हों तो हम उनके पास कार्ड होना चाहिए, हम उनको राशन के अंदर सब्सिडी दें, हम उनको किसी तरीके से एहसास प्रोग्राम के थ्रू सब्सिडी दें, जो बच्चे मुलाजमत हैं। बट ऑल दिस वाज फॉर द कॉमन मैन, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे ना हम लोग। आप उनको पावर्टी में से, उनका ये इरादा था कि हम इनको अगर जब हेल्प करेंगे तो ये पावर्टी से बाहर निकलेंगे। लेकिन इन्होंने जो ये बजट दिया है, इन्होंने तो पावर्टी में धकेल दिया है। और हम भी एहतजाज करेंगे और ऑलरेडी एहतजाज आपको पता है इसके ऊपर शुरू हो गया है। हर जगह लोग निकल रहे हैं बाहर, लोग खुद ब खुद इतने तकलीफ में हैं। आप किसी से बात करके देखिए, सड़क पे रोक के किसी बंदे से बात कर रहे हैं, वो आगे से जवाब दे देगा आपको कि क्योंकि मैं एक प्रोग्राम देख रही थी तो हर बंदा ये पूछ रहा था कि आप ये बता दें कि ये 20,000 रुपये में मैं अपना घर किस तरह चलाऊँ। हर चीज़ महंगी हो गई, एवरीथिंग। जब आप फ्यूल की प्राइस बढ़ाएंगे हर चीज महंगी हो जाएगी और नेचुरली आपको फिर लोगों को। यास्मीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, अब मौजूदा हुकूमत ने बजट भी पेश कर दिया है, कैसे देखते हैं इस बजट को? अवामी मसाइल हल होते आपको दिखाई दे रहे हैं? अवाम का तो इन्होंने गला दबाने का जो एजेंडा है इम्पोर्टेड हुकूमत का, उस पे काम कर रहे हैं। और अब दुकानदारों पे जो फिक्स टैक्स लगा रहे हैं बिजली पे 10,000 रुपए तक, वो सुहाने ख्वाब तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन इनको देगा कौन? आगे ही दुकानदारी नहीं है। खाद पे इन्होंने आप देखें 10% तक टैक्स कर दिया है, कुदरती गैस पे कर दिया है। वैसे तो आप देखें बजट इन्होंने पहले ही 60 रुपए पेट्रोल और 250 रुपए का घी और 9 रुपए बिजली पे और 45% गैस पे बजट तो 7-8 दिन पहले दे दिया था। आप इनकी 15-20 दिन 25 दिन की कारकर्दगी देखें, ये अनाड़ी ना तजर्बाकारी बड़ी ताज़े हो रही है। और मैं कल कह चुका हूँ, मुझे 40-45 दिन में कुछ ना कुछ नतीजे नजर आना शुरू होते हैं, क्योंकि गरीब तो मर रहा है और किसी की कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। अपने वो घर में ही जो कुछ इस वक्त कर रहा है, आप पेट्रोल लेने जाएं, जो मोटरसाइकिल वाला नोजल डालता है पहले इनको गाड़ी दे रहा है। सर, अब गरीब तो मर रहा है, आपने भी कहा गरीब मर रहा है, और गरीब आवाम जो होती है वो ऐसी सूरत हाल में अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब देखती है। तो आप लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए कुछ करने जा रहे हैं, कुछ इरादा है इस तरह का? जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब अनकरीब दोबारा एक कॉल देने वाले हैं। किसने देते हैं ये उनको मालूम होगा और भरपूर साथ देंगे उनका। जमात इस्लामी ने 25 जून को महंगाई के खिलाफ रेल एहतजाज का फैसला किया। मैं उसको अवामी मुस्लिम लीग सपोर्ट करती है और पैट ने एहतजाज का फैसला किया। इसी तरह होता है। अभी आप देखें इन 45 दिन में इनका सियासी सत्यानाश हो जाएगा, फिर मुर्दे ही कब्रों से आगे इनको वोट देंगे। जिंदा लोग तो इनको वोट नहीं देंगे।
सो आप थोड़े दिन इंतजार करें। अच्छा शेख साहब अब आज मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा कि आईएमएफ उनसे खुश नहीं है। तो ये लोग तो आईएमएफ को खुश करने ही आए थे, तो अभी भी आईएमएफ खुश नहीं है? बस इसके बाद भी अगर खुश नहीं है तो इन्होंने फिलहाल ये तो सारा कुछ करा ही वो रहे हैं, और ये है ही इम्पोर्टेड हुकूमत है और आईएमएफ का एजेंडा है। और इसका मतलब है कि अगर इसके बावजूद आईएमएफ को ये राजी नहीं कर सके और उसके खुदा को भी नाराज कर दिया, वो भी जान से तंग पड़ी हुई है, और अगर अब भी आईएमएफ नहीं है तो फिर ये किसको खुश करने के लिए आए हैं, मेरी समझ से बाला तार है। मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो एजेंडा लेके हैं, जो आए हैं, इनकी आपस में आप देखेंगे नून और शीन में फासले पैदा होने शुरू हो जाएंगे। नून और शीन लोई जो मैं 45 दिन देख रहा हूँ, ये पासपोर्ट से शुरू हुए और मकसूद जो इनकी कहानी बनी है, आइंदा महीने 1.5 महीने में 45 दिन में ये नून और शीन। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख आपके वक्त का। डॉक्टर वकार मसूद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। वकार साहब, आप मौजूदा हुकूमत के बजट को कैसे देखते हैं? खास तौर पर आईएमएफ के तनाजुर में आपसे पूछना चाहूंगा, आईएमएफ जो मौजूदा हुकूमत है उसको देखती कैसे है, और 1 बिलियन क्या हमें मिल जाएगा और वो क्या काफी होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत उम्दा सवाल किया है। देखें, अर्ज ये है कि इस वक्त बजट को परखने का सबसे बेहतरीन पैमाना जो है वो यही है कि क्या इतनी तकालीफ उठाने के बाद और जो बजट में भी कुछ मजीद आए, पहले तो जो तेल की प्राइसेस के साथ हो गया, तो क्या ये आईएमएफ की जो उनके फाहमत है उससे मुताबिकत रखता है या नहीं। जवाब सही तरीके से नहीं आया, क्योंकि बजट दस्तावेजात जो है ना, अभी मतलब दोपहर को 2 बजे जो हैं वो उन्होंने अपलोड की हैं, जिनका मैं मुताला कर रहा हूँ, और चीजें आहिस्ता आहिस्ता आया हो रही हैं, और मेरे लिए खदशात हैं कि क्या ये बजट उन शराइत को कबूल कर रहा है जो कि आईएमएफ ने लगाई थी, या ये उससे हटा हुआ है। 2-1 बातें जो मुझे खुसूसन जिस पर मुझे तशवीश है वो ये कि ये 7,400 अरब रुपए का जो टारगेट है टैक्स का रहा है, अगर 6100 अरब रुपए इन्होंने इस साल हासिल किए हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो ग्रोथ है वो बमुश्किल 14% है। दूसरी तरफ आपने 11.5% का इन्फ्लेशन और 5% की ग्रोथ का एस्टिमेट लगा रखा है, तो कम से कम 16.5% तो होना चाहिए थी, ये ग्रोथ वो नहीं है। दूसरी बात जो परेशानी की है वो ये कि ये अगर आप इकोनॉमी को समेट रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो 5% तो अभी भी बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं $70 बिलियन से इंपोर्ट सिर्फ 70 पे लेके आऊंगा, मुझे तो लगता है कि ये नहीं चल सकेगा। फिर आपको जो है कि करंट अकाउंट के मसाइल का सामना होगा, आपको इंपोर्ट्स को इससे कहीं ज्यादा कम करना होगा। फिर उसके अलावा बाहर टैक्स के ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनसे ये कह रहे हैं कि जो असासे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं हैं, जिनमें आमदनी नहीं है, उनको भी हम टैक्स कर रहे हैं। यानी कि आपके पास एक प्लॉट हो, पड़ावा हो, तो ये कहेंगे कि जनाब इस प्लॉट के अंदर जो है एक इसकी मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, और उस 2 करोड़ रुपए पर 5% के हिसाब से जो है उसको ये कह देंगे कि 10 लाख जो है इसकी आमदनी है और 1% आपका टैक्स ना। वो जो अगर 1 लाख भी आप पे लगेगा तो आप कहाँ से देंगे वो 1 लाख, जब वो प्लॉट पड़ा हुआ है उसके ऊपर कौन सा डीम्ड रेंटल। और ये जो है इसमें देखें और पेचीदगियां हैं कि ये जो यानी सिवाय इस्लामाबाद के बाकी तमाम सूबों में जो जमीन के ऊपर टैक्स है वो सारा का सारा सिर्फ सवाबदीद है या मौजू है सूबों का, वो इस पे टैक्स। तो ये चंद इब्तिदाई बातें हैं जो मैं देख रहा हूँ। अब सर मौजूदा हुकूमत जो है वो गुज़श्ता हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि बारूदी सुरंगें वो बिछा कर गई थी, और सब्सिडी की भी बात करती है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी गई जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, गो कि उस सब्सिडी को इसी हुकूमत ने आगे कंटिन्यू भी किया। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है?
देखिए, ये तो इनसे खता हुई कि 2 महीने इन्होंने लिए इसको ठीक करने में, और ये सब मतलब देखें, वो कहते हैं कि आपके पास पल्ले कुछ नहीं है और आप किसी को पैसे दे रहे हैं। ये 60 रुपए जो हैं, अगर पर लीटर आपकी कॉस्ट आ रही है, तो ये आप कहाँ से अदा करेंगे? और अगर अदा लोग तो भाई देखिए, ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस है ना। अब पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क, उससे कहते हैं कि अगर इस पर खरीदना है, खरीद तो नहीं खरीदना अपने घर जाओ। तो आपने, अच्छा एक और बात इसमें आप समझें कि 160 रुपए की चीज जब आप उसको 100 रुपए में बेचेंगे तो लोग उसको इतना ज्यादा खर्च करेंगे, जैसे समझेंगे कि भाई ये 100 रुपए के ऊपर खर्च करना चाहिए। अब अगर आप 160 करेंगे तो आप देखेंगे कैसे डिमांड गिरेगी, और ये डिमांड गिरेगी तो इससे फायदा आपको ये है कि इतनी बेतहाशा आपने इंपोर्ट्स जो की हैं, इस साल में आपका पेट्रोलियम का बिल हो गया है, तो वो डिमांड कम होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज कम होगा इस्तेमाल, और आपके रिजर्व्स में जो प्रेशर है वो उनमें कमी आने लगेगी। तो ये तो नागुज़ीर था फैसला, और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बजट में इन्होंने अभी इंडिया दिया है, शायद आपके प्रोग्राम में मुझसे पहले शेख साहब से पहले एक साहब ये कह रहे थे कि इसमें पेट्रोलियम लेवी भी लगनी है, इस पर सेल्स टैक्स भी लगना है, तो ये तो दूर तक जाएगा। लेकिन ये हालात भी ऐसे हैं प्यारे भाई, आप बताइए ना कि और क्या किया जाए। यानी ये मईशत जो इस कदर आगे कुआं है, पीछे खाई है, ऑप्शंस है नहीं हमारे पास। वकार साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शबर जैदी साहब, IMF इस वक्त मौजूदा हुकूमत को आपकी नजर में देखती कैसे है? ऑलराइट, शबर जैदी साहब हमारे साथ अब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अब इस वक्त जो बात की जाती है गरीब आवाम की, 17 से 18% महंगाई में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब आम आदमी जो है वो अब जाएगा कहाँ पे? आप लोगों के पास अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद आप लोगों की दोबारा से हुकूमत आ जाती है, तो प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों का क्या होगा? मेरे ख्याल सबसे अहम चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि हमेशा याद रखिए कि जब जिस तरह की एक अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, आपके सामने है कि इसका कितना असर हर चीज़ के ऊपर पड़ा। जब ये ख़ास तौर के ऊपर इन्होंने वो जो एक इम्पोर्टेड बयानिया के मुताबिक ये सारी चेंजेस और तब्दीली आई, आपके पास अगर हमें किसी तरफ से कोई सस्ता तेल मिलने के चांसेस थे तो बाकायदा उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगने शुरू, ये तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं ना, कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। इंडिया को भी उन्होंने, अमेरिका वालों ने मना किया था कि आप ना लीजिए पेट्रोल रशिया से, पर उन्होंने कहा भी आप उस कीमत पे हमें दे दीजिए जिस कीमत पे रशिया दे रहा है, तो हम नहीं लेंगे उनसे। तो अब 40%, अब मैं इसी वाले से आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मैं 40% अब सस्ता ले रहा है, 30% की पाकिस्तान बात कर रहा था। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है कि कम से कम रशिया के साथ इन्हीं स्टेप्स पे ही बात कर ली जाए? मेरा ख्याल है अब तो खुद भी वो बात करने का सोच रहे हैं, जिस चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एन अल्टरनेट, एक सस्ता सोल्यूशन, वरना अगर मैं वैसे कई दफ़ा दिल में ये सोचती हूँ कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए ना, हमें तो हमारी बला से बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा मुल्क पहले बेहतरी की तरफ जाए, फिर हम लोगों का ख्याल करें और एहसास करें औरों का। पहले तो अपने तो हालात हम ठीक करें। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा इफेक्ट होती है हर चीज़ से, और हम हर वक्त हमारे ऊपर एक दबाव डाला जाता है इंटरनेशनली, और ख़ास तौर के ऊपर आपके सामने हैं कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो मुसलसल इंटरफेयर कर रही होती हैं, क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक बड़ी क्रूशल किस्म की सिचुएशन है। उसके अंदर मुसलसल जब इस तरह की डिक्टेशंस आती हैं तो आप अपनी बेहतरी के बारे में तो कम ही सोचते हैं, और आप लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और अपने आप को एडजस्ट उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि उनको जो शोर मचा वो किस लिए गए थे रशिया वो इसलिए गए थे कि उन्होंने सोचा था कि वहाँ से सस्ती गंदम लेंगे। वो इसलिए गए थे कि उन्होंने कहा था कि हम सस्ते फ्यूल के ऊपर बात करेंगे, और ऑलरेडी आपको लेटर्स भी दिखाए गए कि किस तरह हमारी हुकूमत जो थी वो इट हैज स्टार्टेड वर्किंग विद इट। पर
बात ये है कि ये हुकूमत जिन जो लोग लेके आए वो तो नहीं चाहते ना ये सारा कुछ। तो इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होगी और हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे तो हम वो पॉलिसीज़ बनाएंगे जो हमें पाकिस्तान को फ़ायदा देगी, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा देगी, जो पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा देगी। और बजाय ये कि हम ये सोचें कि भाई अमेरिका बहादुर अगर नाराज़ है तो हमें फ़लाँ से नहीं लेना चाहिए। आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि हमें अपनी जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देख के अपने हालात पहले बेहतर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि अपने नेबर्स की भी मदद करें। आप देखिए हमारे इस वक्त सारी इस्लामिक जो मुमलिकत हैं उनके अंदर क्या हालात करती हैं, और हर जगह आप देखें इंटरफेरेंस इंटरनेशनल वो जो हुई, बाहर से बैरूनी ताकतों ने इंटरफेयर किया। आप लिबिया का नाम ले लें, सीरिया का नाम ले लीजिए, आप इराक़ का नाम लें, अच्छी खासी मईशत चलती हुई तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनकी तबाही फेर दी इस वजह से कि वो चाहते हैं कि वही एक ताकत हो और कोई और ताकत ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा वकार मसूद साहब, आपसे ये बात करना चाहूंगा तेल के हवाले से ही और गंदम के हवाले से भी। एक तो आप बताइएगा गंदम का बहरान भी आप आने वाले दिनों में होता देख रहे हैं, और किस हद तक रियलिस्टिक ये अप्रोच होगी कि हम रशिया को हम अप्रोच कर रहे हैं और उनसे सस्ता तेल लें, ये क्या फीजिबल है हमारे लिए? वकार साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और वकार साहब से भी एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा राशिद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, अब गंदम के बहरान के हवाले से भी बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद हमें गंदम का बहरान भी से भी सामना करना। अच्छा वकार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वकार साहब, गंदम का बहरान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि शायद वो भी आने वाले दिनों में सर उठा ले, तो इस हवाले से हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या इस हवाले से भी हम रशिया से बात कर सकते हैं? और ख़ास तौर पर तेल की जब बात की जाती है, इंडिया ने 40% सस्ता तेल रशिया से ख़रीदा है, पाकिस्तान के पास क्या ये ऑप्शन मौजूद है? क्या पाकिस्तान उनसे ले सकता है? रिफाइन के हवाले से बात की जा रही है कि शायद हम उस तेल को रिफाइन नहीं कर सकते पाकिस्तान में। देखिए इस सिलसिले में तो मेरे पास ना टेक्निकल मालूमात हैं और ना फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक मालूमात हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन मैं आपसे गंदम के बारे में ये कह रहा हूँ कि एक तो अच्छी डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वकार साहब, अच्छा वकार साहब से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आई गेस उनके टेलीफोन के सिग्नल्स का कुछ मसला है। यास्मीन राशिद साहिबा, अब गंदम के बहरान के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि शायद गंदम का बहरान भी आने वाले दिनों में आ जाए, जिसकी वजह से जो गंदम की फी किलो प्राइसेस हैं वो 100 से ऊपर 150 तक भी जा सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई ऑप्शन रह जाएगा? तब भी क्या वो बाहर निकलेगी नहीं, सड़कों पर आएगी नहीं? तो अभी से आप लोग क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? देखिए जहाँ तक आपको एक तो बात ये हमें समझ जानी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप खुद देखिए जिस शिद्दत की इस मरतबा गर्मी पड़ रही है और जिसका बहुत नुकसान हर चीज़ को हो रहा है। आप देखें आपकी आम की फसल का नुकसान हुआ, आपकी गंदम जो है बहुत जगह बिफोर टाइम जो है वो उसकी वो पक गई, और जो भी क्लाइमेट चेंज का तो असर हो रहा है उसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। और हमने क्लाइमेट चेंज के लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इस बजट के अंदर मैं देख रही थी कि क्लाइमेट चेंज को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो बजट हमने दिया था उससे आधा कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है ट्री प्लांटेशन ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर हम इस ये जो एक अल्लाह ताला ने हमें ये दुनिया दी हुई है, इसको अगर हमने ठंडा करना है तो बहुत सारे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जो अर्थ फ्रेंडली हों, जो कि हम कर रहे थे। आप आज मेरा ख्याल में अखबार में पढ़ रही थी कि जी 1 अरब दरख्त तो लगे और फॉरेस्ट कवरेज जो बढ़ा हमारी दौरानिया के अंदर, तो इसके बारे में तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि हम भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, आपने वक्त दिया। शबर जैदी साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब आपने का शुक्रिया। और साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद ने भी बोल टेलीविजन से इसी हवाले से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आपको वो भी सुनवाते हैं। हुकूमत है उनकी तरफ से खुद सुना कि इमरान खान के टाइम पे आपकी जो फसलें हैं
रिकॉर्ड पैदावार, आपकी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, जितने टारगेट्स थे उससे बढ़कर इमरान खान की हुकूमत ने अचीव किया। आप चाहे एक्सपोर्ट्स अपना देके, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देके, चाहे आप अपनी फसलें देके, चाहे रिमिटेंसेस देके, चाहे जीडीपी ग्रोथ देके, तो जो भी आदाद शुमार थे, जो भी टारगेट्स थे, वो तमाम न सिर्फ अचीव किए बल्कि उससे आगे गए। लेकिन इसके बाद चोर, डाकू, लुटेरे, जो क्रिमिनल्स है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए और 1.5 महीने के अरसे में हमने देखा कि एक तरफ कौम को महंगाई की चक्की में पिसना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड बिजली की बिल, रिकॉर्ड पेट्रोल, रिकॉर्ड डीजल फी लीटर, जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी, और इस तरह रिकॉर्ड डॉलर ऊपर सतह पे पहुंच गया। अब कौम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ मिलकर इनको दिखाएगी ये जो इन्होंने महंगाई का, जो अमेरिका गुलामी का और जो पाकिस्तानी कौमी गैरत को इन्होंने भेजा है, ये जब भी सड़कों पे निकलेंगे, जब भी आवाम के पास जाएंगे, इनको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुराद सईद का क्या कहना था वो आपने सुना। ट्रांसमिशन का सिलसिला बोल टेलीविजन पर जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमें एंकर पर्सन अमीर अब्बास ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।